तो आज का जो टॉपिक ये फोटो सिंथेसिस, जिसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो है, वह अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और किसकी मदद से बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस शब्द है यह दो शब्दों से मिलके बना है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है, प्रकाश होता है। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, संश्लेषण यानी कि निर्माण। सिंथेसिस मतलब यहाँ पे क्या होता है, संश्लेषण। ये कल भी बताए थे कि हरे पौधे जो है, ग्रीन प्लांट्स जो है, वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। तो लिखिएगा वैसा प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे, वैसा प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण, वैसा प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसमें हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब लिखते हैं, या ऐसे लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो यह क्या है, फोटोसिंथेसिस। और संभवतः यह एकमात्र प्राकृतिक क्रिया है इस धरती का जिसमें सोलर एनर्जी को हम किसमें बदल पा रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। आर्टिफिशियली तो ढेरों है, बट आपका जो नेचुरली बात करें तो यह एकमात्र क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो अणु है, यह 6 जल के अणु के साथ जुड़ता है। और किसकी मौजूदगी में जुड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में जुड़कर C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करता है, प्लस 6 ऑक्सीजन अणु क्या करता है, मुक्त करता है। यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जल हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वह रॉ मेटेरियल्स है, कच्चा पदार्थ है। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पूछ भी देगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और पूछ देगा निर्मित उत्पाद कौन है, तो यह कौन है, ग्लूकोज है और ऑक्सीजन। तो लिखिएगा
कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ। ठीक है, अब जल कहां से आता है? तो मिट्टी से प्राप्त करता है। रूट जो है, जड़ जो है, वह वाटर और मिनरल्स, जल और खनिज जो है वह कहां से? मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से। पत्ती पर छोटा छोटा छिद्र मौजूद होता है, उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और उस स्टोमाटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पत्ती में प्रवेश करता है। तो लिखिएगा, जड़, जड़ मृदा से जल एवं खनिज को, जड़ मृदा से जल एवं खनिज को अवशोषित करता है। जड़ जल एवं खनिज को मृदा से अवशोषित करता है। लिखिएगा, जल पत्ती तक, जल पत्ती तक जाइलम के मदद से धोया जाता है। जल पत्ती तक जाइलम के मदद से धोया जाता है। ठीक है, लिखिएगा, पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। लिखिएगा, पत्ती के सतह पर, पत्ती के सतह पर छोटे छिद्र मौजूद होते हैं। पत्ती के सतह पर छोटे छिद्र मौजूद होते हैं। इन छिद्रों को, इन छिद्रों को स्टोमाटा कहा जाता है। इन छिद्रों को स्टोमाटा कहा जाता है। लिखिए, गैस का आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान इस स्टोमाटा के माध्यम से होता है। गैस का आदान प्रदान इस स्टोमाटा के माध्यम से होता है। इसको थोड़ा डायग्राम से हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। यहां मान लीजिए कि तना है और यहां हमारा क्या है? जड़ है। और यहां रूट हेयर्स है, ये हिस्सा, और यहां पर पत्ती मौजूद है। तो पत्ती के सतह पर इस प्रकार से छोटा छोटा छिद्र मौजूद होता है। इस छिद्र को क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहते हैं। और इसी छिद्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। CO2 लेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा? मुक्त करेगा। और जड़ जो है यह जल को अवशोषित करेगा, H2O को अवशोषित करेगा। और इस H2O को ऊपर जाइलम की मदद से कहां तक पहुंचाएगा? पत्ती तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो यही लिखाए हैं कि जल जो है वह जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है और पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के द्वारा। आगे पढ़ाएंगे कंडक्शन में, संवहन में, कि वाटर एंड मिनरल्स जो है, जल और खनिज जो है, वह जाइलम के द्वारा ढोया जाता है। जबकि जो निर्मित भोजन, प्रिपेयर्ड फूड जो है, वह फ्लोएम के द्वारा ढोया जाता है। तो संभवतः आप जानते भी होंगे
अब देखिएगा क्या है, यहां पर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो साधारण वस्तु है, सिंपल सब्सटेंस है, सामान्य वस्तु है, सिंपल सब्सटेंस है। लेकिन इसके मिलने से जो ग्लूकोज बना यह जटिल वस्तु है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसके मिलने से जो ग्लूकोज बना है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो जब दो साधारण वस्तु मिलकर एक जटिल वस्तु का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो अगर प्रश्न दे दे कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस किसका उदाहरण है तो यह एनाबॉलिक प्रोसेस का उदाहरण, या कथन और कारण में पूछ देगा तो इस प्रकार से कथन देगा कि फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है। और कारण में दे देगा कि इसमें सामान्य वस्तु आपस में मिलकर जटिल वस्तु का निर्माण करता है। तो यहाँ कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। साथ साथ कथन जो है वह कारण की व्याख्या करता है। तो लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें साधारण आपस में जुड़कर, जिसमें साधारण वस्तु आपस में जुड़कर जटिल वस्तु का निर्माण करते, जिसमें साधारण वस्तु आपस में जुड़कर जटिल वस्तु का निर्माण करते। ठीक है, अब लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का, कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण कौन है? ग्लूकोज। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो ऑप्शन में बदमाशी क्या कर दिया था, ग्लूकोज नहीं देकर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में दे दिया। और जो बच्चा को ये नहीं पता है कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, तो वह टिक नहीं लगा पाता है। तो या तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में दे दे या ग्लूकोज ऑप्शन में दे दे। आप क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। और आप पूछिएगा सर कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज दोनों रहे तब फिर ग्लूकोज में लगाएंगे टिक। ठीक है, अब लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण का स्थल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण का स्थल, प्रकाश संश्लेषण का स्थल। देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट, पत्ती को पौधा का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि पत्ती में ही भोजन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। लेकिन पत्ती के किस भाग में, तो पत्ती का जो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है, वहां पर भोजन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। और हरित लवक में भोजन बनाने का काम कौन करता है, किसकी मदद से बनता है, तो क्लोरोफिल, हरित वर्णक की मदद से बनता है। इसके बाद हम समझा देंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है या क्लोरोफिल क्या है। तो पहला तो लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे भाग में होता है। अब यहां देखिए क्या है, हरा भाग कहने का मतलब क्या। अब जैसे कैक्टस है, कैक्टस में जहां प्रकाश संश्लेषण होता है वो स्टेम है, तना है।
तो आपत्ति तो है नहीं। तो जनरली कहा ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होगा वहां पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होता है, आपको लीफ में होता है। लिखिएगा अधिकतम प्रकाश संश्लेषण, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण अधिकतम प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। अतः पत्ती को पौधा का रसोई घर, अतः पत्ती को पौधा का रसोई घर कहा जाता है। अतः पत्ती को पौधा का रसोई घर कहा जाता है। लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। लिखिएगा हरित वर्णक, हरित वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। हरित वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहां पर हम लिखाएं कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन ग्रीन अलगी तो जानते हैं इसमें अधिकतम फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ब्राउन अलगी जो है, भूरा शैवाल, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। लाल शैवाल है वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भाग हरा ना हो लेकिन अगर वह क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल रख रहा हो तो वह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो नॉन ग्रीन पार्ट दैट कंटेन्स क्लोरोफिल कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि वैसा हिस्सा जो हरा नहीं हो परंतु क्लोरोफिल रख रहा हो तो वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। यही सब चीज लाइन बाय लाइन याद रखना है, क्योंकि हम लोग जनरल पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, लेकिन हम लोग को एक्सेप्शन से या कुछ ऐसा हट के क्वेश्चन डाल देता है। तो लिखिएगा पौधा का बिना हरा हिस्सा, पौधा का बिना हरा हिस्सा जो क्लोरोफिल रखता है, पौधा का बिना हरा हिस्सा जो क्लोरोफिल रखता है वह भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। पौधा का बिना हरा वाला हिस्सा जो क्लोरोफिल रखता है वह भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अब देखिएगा शुरुआती दौर में माना जाता था कि फोटोसिंथेसिस केवल सूर्य के प्रकाश में होगा, सनलाइट में होगा। लेकिन अब पता चला है कि फोटोसिंथेसिस हम आर्टिफिशियल लाइट में भी करवा सकते हैं, कृत्रिम प्रकाश में भी करवा सकते हैं। अगर सुटेबल इंटेंसिटी वाला लाइट गिरा दे, जितना इसको सूर्य के प्रकाश से इंटेंसिटी चाहिए था, तीव्रता चाहिए था, उतना हम इसको आर्टिफिशियल लाइट दे दे, वेपर जला दे, तो वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो पूछता है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है, तो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल और ब्लू में होता है। नीला और लाल में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा और सबसे कम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में देखने को मिलता है, हरा लाइट में, क्योंकि हरा को तो सब रिफ्लेक्ट कर देता है तब ना वो हरा दिखता है। इसलिए मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगा, हरा। लेकिन आपसे ऐसे भी कभी कभी बदमाशी कर देता है क्वेश्चन में कि लाल और नीला दोनों में से किस में सबसे ज्यादा होगा, तब लाल लिखेंगे। और ऑप्शन में लाल और नीला को अलग अलग कर दे तब हम लाल लिखेंगे। तो लिखिएगा ऐसा अवलोकित किया गया है कि, ऐसा अवलोकित किया गया है कि प्रकाश संश्लेषण, ऐसा अवलोकित किया गया है कि प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी
हो सकता है। ऐसा अवलोकित किया गया है कि प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी किया जा सकता है। लिखिएगा अधिकतम प्रकाश संश्लेषण, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल एवं नीला प्रकाश में हो सकता है। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल एवं नीला प्रकाश में हो सकता है, जबकि न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण, जबकि न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण हरा प्रकाश में हो सकता है, जबकि न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण हरा प्रकाश में हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि बचपन से पढ़ाया जाता है कि पौधा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो एक बच्चे के मन में मिसकंसेप्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन आता है, जो कि गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होता है, लिबरेट होता है, वह वाटर मॉलिक्यूल से आता है, जल के अणु से आता है। तो लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल के अणु से आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल के अणु से आता है। ठीक है, अब लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्रावस्था, फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का प्रावस्था। प्रकाश संश्लेषण का प्रावस्था, देखिए प्रकाश संश्लेषण दो चरण में होता है। फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक को कहा जाता है लाइट रिएक्शन, और दूसरे को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। दूसरे को कहा जाता है डार्क रिएक्शन, यानी कि दो स्टेट में होता। अब ऐसा नहीं सोचिए कि डार्क है तो रात में होगा, डार्क रिएक्शन में भी दिन में भी होता है, और लाइट रिएक्शन भी दिन में ही होता है। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, और इसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में होता है। प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन तथा डार्क रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में होता है, यानी कि लाइट रिएक्शन तथा डार्क रिएक्शन। देखिए दोनों चरण दिन के समय होता है, दोनों चरण दिन के समय होता है। हालांकि लाइट रिएक्शन में, हालांकि लाइट रिएक्शन में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। हालांकि लाइट रिएक्शन में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि
डार्क रिएक्शन में, जबकि डार्क रिएक्शन में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डार्क रिएक्शन में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब पहला लिखते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ये कहां पर होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में हम पढ़ाएंगे, इसके जस्ट बाद पढ़ा रहे हैं। इसका दो पार्ट होता है, एक को ग्राना कहते हैं, दूसरे को स्ट्रोमा कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन कहां पर होगा? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। आगे बताते हैं ग्राना क्या है। तो लिखिएगा, यह हरित लवक के ग्राना में होता है। यह हरित लवक के ग्राना में होता है। यह हरित लवक के ग्राना में होता है, पहला। दूसरा, इसमें क्या होता है कि जल का जो अणु है, H2O मॉलिक्यूल्स है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो भाग में टूट जाता है। एक हाइड्रोजन में, एक टूट जाता है हाइड्रोजन में, अब प्लस किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन में, अब प्लस यह किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन में। तो चूंकि यहां पर जल का विखंडन हुआ है, इसलिए इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रो मतलब जल और लिसिस मतलब टूटना। तो जल के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहें? हाइड्रोलिसिस। या प्रकाश के मौजूदगी में टूटा है तो इसको हम फोटोलिसिस कहेंगे। फोटो मतलब क्या हो जाएगा? लाइट, और लिसिस मतलब क्या हो जाएगा? टूटना। तो पूछ देगा कि किस चरण में जल का अणु टूटता है? तो लाइट रिएक्शन में जल का अणु टूटता है। और यहां देखिए, जल से ही क्या चीज आया? ऑक्सीजन आया। तो टीचर लोग रटवा देंगे कि जल से ऑक्सीजन आता है, लेकिन कैसे आता है, प्रकाश संश्लेषण कितने चरणों में होता है, ये सब नहीं बतलाएंगे। एक जो वर्षों से ट्रेडिशनल पढ़ाई चलती आ रही है कि क्लोरोप्लास्ट में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल रॉ मेटेरियल्स होगा, बस उतना ही पढ़ा के आगे निकल जाते हैं। लेकिन बीपीएससी इस लेवल से अब क्वेश्चन पूछ रही है, तो यहां पर दे देगा क्वेश्चन कि फोटोलिसिस किस चरण में होता है, तो क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन में। तो लिखिएगा, लाइट रिएक्शन के दौरान, लाइट रिएक्शन के दौरान जल का अणु, लाइट रिएक्शन के दौरान जल का अणु सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, लाइट रिएक्शन के दौरान जल का अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन देता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन देता है। दूसरा हमारा है डार्क रिएक्शन। ये कहां पर होता है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा है, पढ़ा रहे, इसमें होगा। ये भी क्लोरोप्लास्ट में ही होगा, हरित लवक में ही होगा, लेकिन हरित लवक के स्ट्रोमा में होगा। इसमें क्या होता है? एक और कच्चा पदार्थ बच गया, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट रिएक्शन में जो हाइड्रोजन बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। तो लिखिएगा, यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन के दौरान, डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़कर, डार्क रिएक्शन के दौरान
कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़कर ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कि देखिए लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, जो H2O था या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटा और टूट कर क्या दिया, हाइड्रोजन दिया और क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। ये कौन सा स्टेप है, तो ये हमारा लाइट रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाइड्रोजन ले लेगा, ये क्या ले लेगा, यहां से हाइड्रोजन ले लेगा और इसके साथ मिलकर C6H12O6 बना देगा, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। और केमिस्ट्री में एक चीज पढ़े होंगे कि अगर किसी अणु में, मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऐड होता है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं या इसको अवकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन है, अवकरण है, वह किस चरण में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो है वह डार्क रिएक्शन में होता है। और पूछ देगा फोटोलिसिस किस चरण में होता है, तो लाइट रिएक्शन में। वन लाइनर पढ़ के जो बच्चा जाएगा वो कभी भी इस प्रकार के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण डार्क रिएक्शन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण डार्क रिएक्शन में होता है। ठीक है, अब तभी से बहुत चर्चा कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। देखिए पौधा का अलग अलग हिस्सा अलग अलग रंगों का है। जैसे पत्ती है तो हरा है, तना है तो हरा है, फूल है तो रंग बिरंगा है, जड़ है तो या तो उजला है नहीं तो भूरा है। तो पौधा का जो अलग अलग हिस्सा है वह अलग अलग रंगों का होता है। वो किसके कारण होता है, प्लास्टिड के कारण, लवक के कारण। यानी कि वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, लवक कहते हैं। तो लिखिएगा वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है, वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है उसे लवक कहा जाता है। वैसा वस्तु जो पौधा में रंग प्रदान करता है उसे लवक कहा जाता है। अब लवक कितने प्रकार का है, तो लवक बाबू 3 प्रकार का। एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहा जाता है हरित लवक। दूसरा हमारा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको कहते हैं वर्ण लवक, वर्ण लवक। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको श्वेत लवक कहते हैं, नोट कर लीजिए। तो 3 प्लास्टिड का टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। अब पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोर मतलब ही होता है हरा। तो वैसा लवक जो पौधा में कैसा रंग प्रदान करता हो, हरा रंग प्रदान करता हो, उसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो लिखिएगा वैसा लवक, वैसा लवक जो पौधा में हरा रंग प्रदान करता है, वैसा लवक जो पौधा में हरा रंग
प्रदान करता है उसे हरित लवक कहा जाता है। वैसा लवक जो पौधा में हरा रंग प्रदान करता है उसे हरित लवक कहा जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, वर्ण लवक। अब हरा के अलावा भी तो बहुत सारा रंग है, लाल है, पीला है, तो ये सब जो रंग प्रदान करेगा उसको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो लिखिएगा वैसा लवक, वैसा लवक जो हरा के अलावा अन्य रंग प्रदान करता है। वैसा लवक जो हरा के अलावा अन्य रंग प्रदान करता है उसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। उसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है श्वेत। वैसा लवक जो उजला रंग प्रदान करे, श्वेत रंग प्रदान करे, उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ये प्रकाश संश्लेषण में मदद नहीं करता। ये क्या करता है? भोजन के भंडारण में या किसी वस्तु के भंडारण में मदद करेगा। किसी में फैट जमा करके रखेगा, किसी में स्टार्च जमा करके रखेगा। तो पूछ देगा वैसा लवक जो स्टोरेज में काम आता है, भंडारण का काम करता है, वह कौन है? तो ल्यूकोप्लास्ट है। तो लिखिएगा वैसा लवक जो श्वेत रंग प्रदान करता है। वैसा लवक जो श्वेत रंग प्रदान करता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। वैसा लवक जो श्वेत रंग प्रदान करता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये जड़ शब्द में मौजूद रहेगा। लिखिए यह भंडारण में मदद करता है। यह भंडारण में मदद करता है। अब लिखते हैं हरित लवक का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक का संरचना, हरित लवक का संरचना। देखिए हरित लवक में दो घेरा होता है और बायोलॉजी में घेरा को हम मेम्ब्रेन कहते हैं। एक घेरा ये हो गया और दूसरा घेरा ये हो गया। तो बाहर वाले को आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, बाह्य झिल्ली। बाहर वाले को हम कहते हैं बाह्य झिल्ली और अंदर वाले को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। इसको कहा जाता है आंतरिक झिल्ली। ठीक है। अब यहां पे एक थैलानुमा संरचना होता, प्लेट जैसा संरचना, इसको थैलाक्वाइड कहेंगे। एक प्लेट को क्या कहेंगे? थैलाक्वाइड। और इसमें प्लेट का ढेर मौजूद रहेगा इस प्रकार से। इसको ग्राना कहते हैं। इस प्लेट के पूरे ढेर को हम लोग क्या कहेंगे? ग्राना कहेंगे। इसी प्रकार से इधर भी प्लेट का जो ढेर है इसको हम ग्राना कहें। यही ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है। इसमें द्रव जैसा संरचना भरा रहता है। द्रव जैसा संरचना भरा रहता है, जो व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इसी स्ट्रोमा में क्या होता है? आपको डार्क रिएक्शन होता है। और दो ग्राना एक धागा नुमा संरचना से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरग्रेनर लैमेली। इंटरग्रेनर लैमेली।
या इसी को फेट मेम्ब्रेन कहते हैं, फेट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको नोट कर लें। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। चलिए तो लिखाते हैं इसको, लिखिएगा। क्लोरोप्लास्ट एक द्विझिल्ली नुमा संरचना होता है। क्लोरोप्लास्ट एक द्विझिल्ली नुमा संरचना होता है। लिखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्लेट नुमा संरचना को, क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्लेट नुमा संरचना को थैलाक्वाइड कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्लेट नुमा संरचना को थैलाक्वाइड कहा जाता है। थैलाक्वाइड के ढेर को, थैलाक्वाइड के ढेर को ग्राना कहा जाता है। थैलाक्वाइड के ढेर को ग्राना कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद द्रवनुमा संरचना को, क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद, क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद द्रवनुमा संरचना को स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद द्रवनुमा संरचना को स्ट्रोमा कहा जाता है। लिखिए, दो ग्राना एक दूसरे से, दो ग्राना एक दूसरे से फ्रेट मेम्ब्रेन के द्वारा, दो ग्राना एक दूसरे से फ्रेट मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट तक बतला दी। इसके की आगे की क्लास कल लेंगे। इसका टाइम 5:15 रहेगा जनरल साइंस का, तो डेली हम लोग 5:15 में मिलेंगे। और शाम में 7:30 बजे इंडियन ज्योग्राफी के लिए, 3 बजे इंडियन पॉलिटी का है जो ले रहे थे, चूंकि हम बताए भी थे कल की इन्वर्टर खराब था तो थोड़ा टाइम लग गया उसी को बनने में। तो फिर 7:30 में इंडियन ज्योग्राफी के लिए मिलते हैं और कल फिर 3 बजे से पॉलिटी की भी क्लास हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। पढ़ाई अच्छी लगे तो रिकमेंड जरूर कीजिए जो भी दोस्त मित्र हैं आपको। तो मिलते हैं 7:30 में फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।